हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और नई शानदार मूवी जिसका नाम है द 100। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम मधु और समीर होता है। वे एक कैफे में बैठकर झगड़ा कर रहे होते हैं, जहां समीर मधु से कहता है कि मुझे तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही थी। इस वजह से मैंने तुम्हारे मोबाइल को हैक कर लिया था ताकि मैं जान सकूं कि आखिर तुम परेशानी में क्यों हो। फिर एक दिन मैंने देखा कि तुम्हारे मोबाइल पर एक लड़के के गलत मैसेजेस आ रहे थे, इसीलिए मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़का कौन है। मधु समीर से कहती है कि मैंने तुम्हें कभी ना धोखा दिया है और ना ही कभी धोखा देने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन इस मैसेज का क्या राज है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, और तुम ना ही जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बस कुछ टाइम के लिए मुझ पर विश्वास बनाए रखो। समीर मधु से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़का है कौन और क्यों तुम उस लड़के से परेशान रहती हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। समीर के बार बार कहने पर भी मधु उसे कुछ नहीं बताती। गुस्से में समीर वहाँ से चला जाता है, मगर कुछ देर के बाद मधु समीर को फोन करके कहती है कि मुझे माफ करना समीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हें सच बताने की, मगर तुम ये बात हमेशा याद रखना कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। इतना कहकर मधु वीडियो कॉल पर ही आत्महत्या कर लेती है। वहीं समीर फोन पर ही चिल्लाता रह जाता है कि मधु तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मधु, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता। समीर सदमे में जा चुका था। समीर अब खुद को कोसने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना ही मैं मधु को सच्चाई बताने के लिए फोर्स करता और ना ही आज ऐसा होता। अब समीर मधु की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। दूसरी तरफ हम आईपीएस ऑफिसर विक्की को देखते हैं, जहां विक्की की ट्रेनिंग चल रही होती है। जहां विक्की का निशाना बहुत ही शानदार होता है। विक्की के ट्रेनर उससे कहते हैं कि लगता है तुम निशाने में बहुत ही शानदार बनोगे, लेकिन विक्की कहता है कि सर मुझे एनकाउंटर करना बिल्कुल पसंद नहीं। अपराधी को सजा तो कानून के हिसाब से ही होना चाहिए, सीधे इनकाउंटर कर देने में क्या मजा है। विक्की की फैमिली में विक्की और उसकी माँ है। उसकी माँ साइकेट्रिस्ट है। अब वो दिन भी आ जाता है जब विक्की की ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी थी। अब उन्हें शपथ दिलाने का दिन आता है, जहां एक ऑफिसर इन सभी से कहता है कि आज तुम लोग आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हो। एक आईपीएस का सम्मान मिलना ये बहुत ही गर्व की बात होती है। हमें देश को गलत लोगों से बचाने की ड्यूटी मिलती है, इसीलिए आईपीएस की धारा 100 के हिसाब से हमें जो गन मिलती है उसका यूज हमें अपने सेल्फ डिफेंस या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में करना है जहां हमलावर किसी की हत्या करता हो या जब वो किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में हम गन का यूज कर सकते हैं। बिना वजह किसी का एनकाउंटर नहीं करना है। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए आप सभी को ये जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से निभानी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्की को एक चोरी का केस सौंपा गया है, जहां चोरों ने एक घर में घुसकर एक आदमी की जान ले ली होती है और सारा सोना लूटकर भाग जाते हैं। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि चोर वहां रखे पैसे तो वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग सिर्फ सोना ही अपने साथ लेकर जाते हैं। विक्की क्राइम लोकेशन पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसके बाद रात के समय विक्की एक डांस शो में आता है, जहाँ कुछ नेता वगैरह आए हुए थे। उनके सुरक्षा बल में विक्की आया हुआ था, जहां विक्की की नजर एक आरती नाम की लड़की पर पड़ती है जो कि डांस कर रही होती है, जिसे विक्की देखता ही रह जाता है। साथ ही वो अपने मोबाइल में उसका डांस वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। मगर डांस के दौरान आरती ने जो हार पहना हुआ था वो टूटकर गिर जाता है। फिर जैसे ही डांस खत्म होता है विक्की वो हार लेकर आरती के पास जाता है। विक्की वो हार आरती को देते हुए कहता है कि तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। आरती भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्की की मेहनत को देखते हुए उसका प्रमोशन किया जाता है। आज से ही आईपीएस विक्की सीपी विक्की बन जाता है। अब विक्की दोबारा से चोरी और हत्याकांड वाले सबूत चेक करता है, मगर अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। विक्की अपने जूनियर से कहता है कि इस एरिया में जितने भी गुंडे हैं जिन पर चोरी और हत्या के आरोप लगाए गए हैं उन सभी को पकड़कर थाने लेकर आओ। तभी जूनियर कहता है कि सर एमएलए को भी लाना पड़ेगा क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हत्या के आरोप उसी पर लगे हुए हैं। विक्की कहता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुम एमएलए को ही पकड़ कर लाओ। एमएलए को जैसे ही पता चलता है कि नए एसीपी ने उसे थाने बुलाया है, एमएलए अपने बाकी गुंडों के साथ थाने पहुंच जाता है।
ताकि वो विक्की को ये बता सके कि एमएलए से पंगा लेना कितना खतरनाक है उसके लिए। मगर जैसे ही एमएलए के गुंडे विक्की को हाथ लगा पाते, विक्की सबसे पहले थाने का गेट बंद करता है ताकि कोई भी गुंडा बचकर भाग न सके। इसके बाद विक्की उन गुंडों की धुलाई करना शुरू कर देता है। सारे गुंडों को मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर एमएलए के तो पसीने ही छूट जाते हैं। विक्की एमएलए से कहता है कि डरिए मत, अभी तो मैंने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन जैसे ही मुझे कोई सबूत मिलता है तो बुलाऊंगा नहीं, सीधा घसीट कर लेकर आऊंगा। ये सुनकर एमएलए विक्की से कहता है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रात के समय विक्की अपने घर पर होता है, जहाँ विक्की की माँ किसी क्लाइंट से बात कर रही थी और काफी परेशान नजर आ रही थी। विक्की माँ से पूछता है क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? जहाँ विक्की की माँ कहती है कि बेटा मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम समीर है, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी मधु, उसके मरने के बाद वो सदमे में आ गया है। हालांकि मधु के मरने में उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि मधु उसकी वजह से मरी है, क्योंकि मधु ने आत्महत्या की है। इसके बाद विक्की समीर से मिलने जाता है। विक्की समीर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब जो हो गया उसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मगर समीर तो कहता है कि मधु की मौत का सिर्फ मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। मरने से पहले वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मधु के साथ कुछ तो गलत किया होगा, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। विक्की हैरान रह जाता है। फिर वो मधु और समीर की सारी डिटेल्स निकालता है। साथ ही वो समीर को डिप्रेशन से बाहर करने के लिए वो उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, क्योंकि समीर एक हैकर होता है और विक्की को हैकर की जरूरत भी थी। अब समीर भी विक्की के साथ काम करना शुरू कर देता है। अगले ही सीन में विक्की को पता चलता है एमएलए के दुश्मन गैंग के एक बंदे के घर में भी चोरी हुई है, साथ ही उस आदमी को मारा भी गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एमएलए ने ही ये हत्या करवाई है। अब हत्या की खबर सुनते ही विक्की क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। मगर क्राइम स्पॉट पर पहुंचते ही ये देखता है विक्की कि वहाँ सोना और पैसा तो वहीं पड़ा हुआ है, मगर कोई उस आदमी की जान लेकर वहाँ से भाग गया है। ये तो साफ है कि वो चोर मर्डर के इरादे से ही यहाँ आया था। अब जिस बंदे की जान गई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। विक्की को पता चलता है कि इसको भी उसी तरह से मारा गया है, मतलब उसी सेम हथियार से मारा गया जिस हथियार का यूज उस सोना चोरने वाले चोरों ने उस आदमी को मारने के लिए किया था। यानी कि इस बंदे की हत्या एमएलए ने नहीं करवाई, बल्कि ये हत्या उन लोगों ने की है जिसने सोना चोरा था। बाकी ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये हत्या एमएलए ने नहीं करवाई, पर विक्की कहता है कि समीर ने एमएलए की हर हरकत पर पहले से ही नजर बनाए रखी है। इससे ये पता चला है कि हत्या के टाइम पर एमएलए दूसरे शहर में था। उसी के साथ साथ उस गैंग के बंदे के पास एक गन मिली थी, जिसमें से एक गोली फायर की गई थी। वे सोना चोर तो हाथ से बने हथियार का यूज करते हैं। उन सोना चोरों को लगा कि जब गैंग के बंदे के पास गन है, वे उस पर हमला करके वहां से भाग निकले और वे चोरी नहीं कर पाए। अगर हम उन सभी दुकानों पर नजर रखें जो बिना पूछताछ के सोना खरीदते हैं, तो हम आसानी से उन चोरों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने सोना चुराया होगा वो सोने को ज्यादा देर अपने पास नहीं रखेंगे। इसी वजह से अब एक बड़ी जांच शुरू की जाती है। जिस पर भी इन्हें शक होता है कि ये चोरी का सोना खरीदते हैं, उन बंदों को पकड़कर ये छानबीन शुरू कर देते हैं। इसी तरह से कई सारे आदमियों को ढूंढते ढूंढते विक्की एक आदमी के पास पहुंच जाता है, जिसे उन सोना चोरने वाले लोगों ने सोना लाकर दिया था। साथ ही उस सोने में आरती वाला हार भी मौजूद होता है। विक्की हैरान रह जाता है कि जब आरती का हार चोरी हो गया तो उसने अभी तक कंप्लेन क्यों नहीं की। इसीलिए अब विक्की आरती से मिलने जाता है कि वो आरती को उसका हार वापस कर सके। जहां आरती के पिता कहते हैं कि ये हार हमारा नहीं है, इसे आप वापस ले जाओ। जहां विक्की आरती और उसके पिता के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो आरती के पिता उससे छुपा रहे हैं। के बाद विक्की फिर से कंफर्म करने के लिए आरती की डांस वाली वीडियो देखता है कि ये हार आरती का है या नहीं। उस वीडियो से वो उस हार को मैच करता है, जो कि हूबहू मैच हो रहा था, मतलब कि आरती के पिता झूठ बोल रहे थे। विक्की कुछ निष्कर्ष निकाल पाता उससे पहले ही आरती के पिता उससे मिलने आ जाते हैं। आरती के पिता विक्की को कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि सर, हमारी फैमिली बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही थी, जहाँ मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और मेरी एक लौती बेटी आरती है। हम सब बहुत खुश थे, मगर जैसे कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक रात अचानक कुछ चोर हमारे घर में घुस आए। उन चोरों ने हमें बांधकर सबसे पहले तो हमारा सोना चोरी किया, उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। तभी से मेरी बेटी सदमे में चली गई।
हमने कई बार हिम्मत की पुलिस को ये सब कुछ बताने की, मगर हमारी बताने की हिम्मत नहीं हुई। इन सब के चक्कर में मैं अपनी बच्ची की इज्जत नीलाम नहीं करना चाहता था, मगर इसी सदमे की वजह से मेरी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जब मैंने तुम जैसे पुलिस ऑफिसर को देखा तो मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने आज तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी है, ताकि तुम हमें इंसाफ दिला सको। इतना कहते कहते आरती के पिता इमोशनल हो जाते हैं और अब ये कहानी सुनकर विक्की भी परेशान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्की आरती से प्यार करने लगा था। अब विक्की सोच लेता है कि वो आरती को इस अपराध से बचा तो नहीं पाया, लेकिन अब वो उसे इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान झोंक देता है, ताकि वो उन सोना चोरने वालों को पकड़ सके। क्योंकि विक्की को अब यही लग रहा है कि ये काम भी सोना चोरने वालों का ही है। इसके बाद विक्की आरती को कुछ ऐसी चीज बताने के लिए कहता है जिससे पता चल सके कि यही वो चोर थे। मगर आरती कहती है कि वे सभी लोग मास्क पहने हुए थे। मेरे साथ गलत होने के कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने एक चोर के मुंह पर कांच की बोतल फेंक कर मारी, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये सब सुनने के बाद विक्की समीर से कहकर उस पूरे एरिया का सीसीटीवी हैक करवा लेता है और फोटोज वीडियोस देखने लगता है। कई घंटों तक देखने के बाद उसे एक वैन नजर आती है। उस वैन में वे चोर सवार होकर कहीं जा रहे थे। वैन को चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गाड़ी की नंबर प्लेट किसी दूसरी गाड़ी की लगाई हुई है, मगर वैन पर लगे फास्ट टैग के नंबर विक्की को मिल जाते हैं। विक्की हर जगह टोल नंबर पर संपर्क करता है और उनसे कहता है कि अगर इस फास्ट टैग वाली वैन तुम्हारे एरिया से गुजरती है तो हमें इन्फॉर्म करना। और आज ही रात को वो वैन एक टोल नाके को क्रॉस करती है। टोल वाले विक्की को वैन की लोकेशन बता देते हैं। विक्की तुरंत ही उस वैन के पीछे लग जाता है। पुलिस को पीछे देखकर चोर भागने की कोशिश करते हैं, मगर विक्की तो बहुत बड़ा खिलाड़ी था। विक्की उस वैन का पीछा करते करते उन चोरों को पकड़ ही लेता है। पहले तो विक्की उन चोरों को बहुत बुरी तरह से धोता है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इन्हीं चोरों में वो माथे पर चोट लगने वाला इंसान भी था, यानी कि इन्हीं लोगों ने आरती के साथ गलत किया था। विक्की इन चोरों से कहता है कि इससे पहले तो तुम लोगों की हत्या करके सोना चोरते थे, लेकिन तुमने आरती के साथ गलत क्यों किया? मगर चोर कहते हैं कि सर, हमने तो किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, हम तो सिर्फ सोना चुराते हैं, वो भी अमावस्या वाले दिन। ये हमारे इलाके का रिवाज है। अगर हमसे चोरी के दौरान कोई मारा जाता है तो हमें हमारी देवी के सामने माफी भी मांगनी पड़ती है। लड़कियों को तो हम देवी माँ मानते हैं, हम तो उनके साथ ऐसा करने का कुछ सोच भी नहीं सकते। अब चाहो तो आरती से खुद ही पूछ लो, जब हम आरती के घर गए थे तब सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले कोई वहाँ चोरी करके गया हो, क्योंकि वे सारे घर वाले बेहोश जमीन पर पड़े हुए थे। हमने तो आसानी से सोना देखा और चुराकर वहाँ से जाने वाले थे, मगर आरती ने हमारे एक साथी पर बोतल फेंक कर मार दी। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता। ये सुनकर विक्की हैरान रह जाता है। का मतलब किसी और ने इन सोना चोरों का हुलिया अपनाया, आरती के साथ गलत काम किया और वो भाग गए, जबकि वे चोरी के इरादे से घर में नहीं आए थे। जबकि वे तो आरती के साथ गलत करने के इरादे से आए थे और उनके वहाँ से जाने के बाद ही असली चोर घर में घुसे। लेकिन अब सवाल ये है कि वो लोग कौन थे जो आरती के घर में पहले आए थे। अगले सीन में मीडिया में न्यूज चल रही होती है, जिसमें ये आ रहा था कि विक्की ने कुछ माइनर लड़कों का एनकाउंटर कर दिया है। अगर उन्होंने अपराध किया था तो उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी, मगर विक्की ने तो बिना कुछ सोचे समझे ही उनका एनकाउंटर कर दिया। इसीलिए एक टीम बिठाई जाती है जो विक्की से सवाल करती है कि आखिर तुमने उन लड़कों का एनकाउंटर किया क्यों? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं कि तुम ही ने उनकी हत्या की है। विक्की कहता है कि आप मानिए या ना मानिए, मैंने कोई एनकाउंटर नहीं किया। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर विक्की पर ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है, जहां हमें पता चलता है जब विक्की को पता चलता है कि सोना चोरों का भेष बदलकर किसी दूसरे लोगों ने आरती का रेप किया। उसी टाइम 4-5 लड़के आकर थाने में खुद को सरेंडर कर देते हैं। उन लड़कों का कहना था कि उन्होंने ही आरती के साथ गलत काम किया, मगर विक्की को समझते देर नहीं लगती। यही कि ये बच्चे आरोप अपने ऊपर ले रहे हैं, ये जरूर किसी के दबाव में हैं। अब विक्की उन लड़कों को अपने घर ले जाता है और उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। इसके बाद विक्की उन बच्चों से अच्छे से पूछता है, देखो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसीलिए तुम बता दो कि ये आरोप तुम्हें अपने ऊपर लेने के लिए किसने कहा है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारा यहीं पर एनकाउंटर कर दूंगा, जेल तक नहीं पहुंच पाओगे तुम। तभी उन लड़कों में से एक बोलता है कि सर, हमें एक शकील नाम के गुंडे के हिटमैन ने ढेर सारे पैसे ऑफर किए थे। हम सभी गरीब फैमिली से आते हैं
उसने हमसे कहा कि हम सभी 18 साल से कम के हैं, 1-2 साल में छूट जाएंगे, साथ ही हमें ढेर सारे पैसे भी मिल जाएंगे। इसी रीजन से हमने ये सारा आरोप हमारे ऊपर ले लिया। इतना सुनते ही विक्की उस हिटमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि उसके जरिए वो शकील तक पहुंच सके। ये भी तो हो सकता है शकील ने ही आरती के साथ गलत किया हो। बहुत देर तक ढूंढने के बाद विक्की को वो हिटमैन मिल जाता है। वहीं बीच सड़क पर ही विक्की उस हिटमैन की अच्छे से धुलाई करता है। इसके बाद वो विक्की को शकील के घर ले जाता है, लेकिन शकील के घर पर जाते ही विक्की देखता है कि शकील तो मरा पड़ा है। अब विक्की समझ चुका था कि जिसने भी आरती के साथ गलत काम किया है वो कोई साधारण आदमी तो नहीं है। उसे पता है कि हम किस वक्त क्या करने वाले हैं, और यही रीजन होता है कि उस आदमी ने शकील को भी मरवा दिया। अब जैसे ही विक्की उन लड़कों के पास वापस आता है, उसे वे सारे लड़के मरे हुए नजर आते हैं, और ये सभी लड़के विक्की के घर पर ही मरे थे, वो भी पुलिस की गन से। जिसने भी इन्हें मारा था उसने मीडिया को पहले ही बुलाकर रखा हुआ था, और यही रीजन होता है कि विक्की पर इनके एनकाउंटर का आरोप लगता है कि बच्चों के सरेंडर करने के बाद भी विक्की ने उनका एनकाउंटर कर दिया। अब यही रीजन होता है कि विक्की के ऊपर कार्यवाही शुरू हो जाती है। अपराधियों को पकड़ने के चक्कर में विक्की खुद फंस चुका था, मगर विक्की हार मानने वालों में से नहीं था। विक्की समीर से अपना फोन चेक करवाता है, जहां उसे पता चलता है कि विक्की का फोन तो पहले से ही हैक होके रखा है। थाने का सीसीटीवी, विक्की के घर का सीसीटीवी, सब कुछ हैक होके रखा है, कि विक्की का पूरा एक्सेस उस इंसान के पास है जिसने आरती के साथ गलत किया। विक्की अच्छे से समझ जाता है कि उस इंसान को पकड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। शायद उस आदमी की पहुंच बहुत ही ऊपर तक है। विक्की सोच लेता है कि उसे जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, वरना उसका सस्पेंशन लेटर कभी भी आ सकता है। और अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो विक्की ना तो एसीपी रहेगा, ना ही वो आरती को इंसाफ दिला पाएगा। अपराधी खुलेआम घूमता रहेगा। इसके बाद शकील की कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है, जहां उन्हें हमीद नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जिससे शकील की मरने से पहले कई बार बात हुई थी। इसके बाद विक्की हमीद के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देता है। उसी वक्त विक्की के पास अंडर कवर ऑफिसर विद्या फोन करती है और उससे कहती है कि मैंने मधु के केस पर काम किया। जब मैं उसके घर पर जांच करने गई थी तो मुझे उसके घर से एक कोरियर का एड्रेस मिला था, जो कि आरती का था। यानी कि मरने से पहले मधु ने आरती को कुछ तो भेजा था। इतना सुनते ही विक्की तुरंत आरती के पास आता है। वो आरती से कहता है कि तुम मधु को कब से जानती हो। आरती कहती है कि मधु मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, लेकिन अब हमारी बात नहीं होती, क्योंकि एक बार मधु मुझे अपने साथ उसके ऑफिस लेकर गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो मुझे अपने बॉस से मिलवाना चाहती थी, और उस बॉस ने मुझे उसके बेटे से बात करवाई, जो मुझे उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहा था। मगर मेरी तो पहले से ही अच्छी जॉब लगी हुई थी, इसीलिए मैंने उनका ऑफर लेने से मना कर दिया। लेकिन बॉस और उसके बेटे का रंग ढंग मुझे सही नहीं लगा। इसके बाद मधु मुझे बार बार फोर्स करने लगी कि मैं उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं उसकी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। अब मधु तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। इसके बाद विक्की आरती से कहता है कि अच्छा, तो फिर मधु ने तुम्हें कोरियर से क्या भेजा था। इस पर आरती कहती है कि मुझे तो कोई कोरियर नहीं मिला। विक्की जब लेटर बॉक्स चेक करता है तो वो देखता है कि वो लेटर वहीं पर था। उस लेटर में एक पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव को विक्की चलाता है, जिसमें मधु कहती है, वो कहती है कि आरती मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया, मगर सच बताऊं तो मैं भी ये नहीं चाहती थी कि तुम उस कंपनी को ज्वाइन करो। मुझे मेरे पिता और समीर को मार देने की धमकी मिली थी। अगर मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन नहीं करवाया तो वो मेरे पापा और समीर को मार डालते। इसके बाद मधु उस वीडियो में सारी सच्चाई बताना शुरू करती है। जिस कंपनी में मधु काम करती है वहाँ के बॉस का बेटा वल्लभ बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। उसके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए वो लड़कियों को उनके पास भेजता है। उसने पहले मेरे बारे में सारी जानकारी निकाली, फिर उसने मेरे पिता और समीर को मारने की धमकी दी। उन्हें बचाने के लिए जब मैं उस क्लाइंट के पास पहुंची तो वल्लभ ने मेरा वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अगर मैं उसके साथ आगे कोऑपरेट नहीं करूंगी तो वो मेरी ये वीडियो वायरल कर देगा। इस तरह से उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर लिया। जितना उससे बचने की कोशिश करती मैं उतना ही उसमें फंसते जा रही थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऑफिस में काम करने वाली कई सारी लड़कियां उसके शिकार में हैं। जब समीर ने मेरा फोन हैक किया तो वल्लभ के गंदे मैसेजेस उसने पढ़े और उसने मुझ पर शक किया कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय आत्महत्या करने के। इसीलिए मैं तुम्हें ये वीडियो भेज रही हूँ ताकि तुम उनसे बच के रह सको, क्योंकि वल्लभ ने तुम्हें पहली बार डांस शो में देखा था, तभी से उसकी गंदी नजरें तुम पर है।
वहीं हम देखते हैं कि जब विक्की मधु के केस पर काम कर रहा था, तभी से उसने मधु के ऑफिस पर नजर रखना शुरू कर दिया था और विद्या को भी उसने उसी ऑफिस में ज्वाइन करवाया था ताकि वहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में उसे जानकारी मिलती रहे। उसके बाद विक्की हमीद को ढूंढता है और उसको अच्छे से उसकी खातिरदारी करता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा शकील से क्या लेना देना है। हमीद सारी बातें बताने को तैयार हो जाता है। हमीद कहता है कि वल्लभ की गैस प्लांट की गैस लीकेज होने की वजह से सारे वर्कर्स मारे गए थे, जिससे कंपनी बंद होने वाली थी। इस केस की रिपोर्ट आरती के पिता संभाल रहे थे। उन्होंने कंपनी के खिलाफ सारी रिपोर्ट्स तैयार कर ली थी, इसीलिए हमने उसके साथ कुछ ऐसा करने का प्लान बनाया जिसकी वजह से वो इस रिपोर्ट पर ध्यान ही न दे पाए। इसीलिए हमने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया जिससे वो टूट चुका है और हमें पता चला कि तुम आरती का केस सोल्व कर रहे हो और अगर तुमने जांच की तो हम सब फंस सकते थे। इसीलिए हमने तुम्हें इनकाउंटर के केस में उलझा दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर अब विक्की सारी चीजें समझ चुका था कि वल्लभ ने आरती को अपनी कंपनी में इसीलिए ज्वाइन करने के लिए कहा होगा। उसके किसी क्लाइंट को आरती पसंद आ गई होगी, मगर जब आरती ने ज्वाइन करने से मना किया तो वल्लभ गुस्सा हो गया। साथ ही उसकी दुश्मनी आरती के पिता से तो पहले से ही थी। उसकी कंपनी को बंद करवाने के लिए आरती के पापा केस को छापने वाले थे। तभी वल्लभ ने ये वीडियो देखा होगा कि सोना चोर मास्क पहनकर सोना चोरी कर रहे हैं, तो वो भी मास्क पहनकर आरती के घर अपना बदला लेने के लिए पहुंच गया और उसने आरती के साथ गलत काम किया, जिससे वल्लभ ने आरती पर अपना गुस्सा तो उतार लिया कि आरती की फैमिली को ऐसे मैटर में उलझा दिया कि वो उनकी कंपनी की तरफ ध्यान ही न दे सके। अपराधी तो मिल चुका था, बस अब उसके खिलाफ सबूत मिलकर उसे पकड़ना बाकी था। यह काम विद्या का होता है। विक्की विद्या से कहता है कि वो वल्लभ के लैपटॉप की सारी वीडियोस मौका मिलते ही मुझे सेंड कर दे ताकि हम वल्लभ को आसानी से पकड़ सकें। अब विद्या भी ऐसा ही करती है। मौका मिलते ही विद्या वल्लभ के सारे मोबाइल के वीडियोस अपने मोबाइल में ले लेती है और उन वीडियोस को विक्की के मोबाइल पर सेंड कर देती है। उन वीडियोस से पता चलता है कि वल्लभ ने सिर्फ आरती ही नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ भी गलत किया था। इसी सदमे की वजह से आरती की माँ आत्महत्या कर लेती है। ये देखकर तो विक्की की आंखों में बहुत खतरनाक गुस्सा आ जाता है। वल्लभ कितना घटिया आदमी निकला, उसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। इतने सबूत काफी थे वल्लभ को पकड़ने के लिए। मगर दूसरी तरफ विद्या जैसे ही ऑफिस से भागने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर वल्लभ आ जाता है। विद्या घबरा जाती है, जिससे उसका फोन लिफ्ट के नीचे गिर जाता है। वल्लभ विद्या से कहता है कि क्या मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहोगी। विद्या मना नहीं कर सकती थी, वरना शक होने पर वो उसे भी मार डालता। इसीलिए विद्या उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। इधर विक्की विद्या को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, पर हर बार उसका फोन बंद आ रहा था। यहाँ तक कि विक्की अब फोन की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रहा था। विक्की समझ गया था कि विद्या किसी मुसीबत में है, इसीलिए अब विक्की समीर से कहकर विद्या के ऑफिस के सीसीटीवी चेक करता है। ये फोटोज को देखने के बाद उसे पता चलता है कि आखिर वल्लभ गया कहाँ है। इसी के साथ विक्की आरती को भी अपने साथ ले लेता है और आज पहली बार विक्की अपनी गन लेकर कहीं जा रहा था। ना वो अपनी गन का इस्तेमाल ना के बराबर ही करता था कि अब हमें समझ आ रहा है कि विक्की अब वल्लभ का एनकाउंटर करने वाला है। इधर वल्लभ विद्या से कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था। क्या तुम बताओगे आखिर तुमने मेरे लैपटॉप के साथ क्या किया और किसको तुमने मेरे लैपटॉप की वीडियोस सेंड की हैं? मगर विद्या नहीं बताती। वल्लभ विद्या को बुरी तरह से मारता है और वो विद्या को वहीं बंदी बना लेता है। मगर जब तक वल्लभ विद्या को मार पाता तभी विक्की आरती के साथ वहां पहुंच जाता है और अब वल्लभ समझ चुका था कि विद्या ने वो वीडियो पुलिस वालों को भेजी थी। उसे पता चलता है कि विद्या कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि अंडर कवर ऑफिसर थी। वल्लभ वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है और वो अपने पिता को फोन भी लगाता है, उन्हें फोन करके सब कुछ बता देता है। मगर इससे पहले पुलिस उसके पिता को भी उठा चुकी थी, क्योंकि ये प्लान वल्लभ और उसके पिता दोनों का था, लड़कियों का इस तरह यूज करने का। वल्लभ के भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब विक्की वल्लभ को बुरी तरह से मारता है। बहुत मारने के बाद जब वल्लभ की हालत खराब हो जाती है तो विक्की आरती को गन देते हुए कहता है, तुम्हें जो करना है इस आदमी के साथ तुम कर सकती हो, ताकि तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो सके। ये सुनते ही आरती गुस्से में पूरी गन वल्लभ के ऊपर खाली कर देती है और तभी विक्की आरती से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर तो आरती के आंसू ही नहीं रुकते। आरती विक्की को गले लगाते हुए शादी के लिए हाँ कर देती है। सारे सबूतों को देखते हुए विक्की के ऊपर से लड़कों के एनकाउंटर का मामला भी हट जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।